हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आर ओ ए आर ओ के लिए जीएस की टेस्ट सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन कर सकती है। सेकंड, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों ठीक हैं। चलिए बताते हैं कैसे। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्य को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। वह किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है या घटा सकती है और यहाँ तक कि किसी राज्य की सीमाओं में या उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए हुए कथन में से आपको बताना है कि एक अभिकथन है और दूसरे को कारण, तो उसमें बताना है कौन सा आंसर आपका ठीक है। सॉरी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है और कारण है किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। तो चलिए बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ए सत्य और आर असत्य है। क्यों, चलिए बताते हैं। वर्ष 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और वर्ष 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। वस्तुतः जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें मूल कर्तव्य को हमने कहाँ से, रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया है। इसलिए हमारा करेक्ट पहला अभिकथन जो है ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ प्रमुख देश जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के जो संविधान में नागरिकों के कर्तव्य को विश्लेषित नहीं किया गया है। एकमात्र जापान संविधान में नागरिकों के कर्तव्य को रखा गया है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, ए सत्य है और आर असत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। मूलाधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य उपयुक्त में से किसका और किनका मूल स्रोत उद्देशिका है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये तीनों ही करेक्ट हैं। तो भाग 3 में समाविष्ट मूल अधिकार, भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व और बाद में जोड़े गए भाग 4 के मूल कर्तव्य वास्तव में एक ही समूची व्यवस्था के अंग हैं, जिसका मूल स्रोत क्या है, उद्देशिका। ये सभी एक साथ मिलकर वास्तव में मूलभूत मूल्यों को अभिज्ञापित करते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, केसी वेयर। केसी वेयर ने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं को घोषणा पत्र कहा था। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी का केटी शाह ने भी कुछ कहा था। केटी शाह ने कहा था इसे अतिरेक कर्मकांडी बताया और इसकी तुलना एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव की है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5, नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है आपका अनुच्छेद 39, तो इसका है निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 43V सहकारी समितियों का गठन। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता और अनुच्छेद 48A वन्य जीवों का संरक्षण। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि हमारा गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 39 में दिया गया है कि सभी नागरिकों को जीवा के पर्याप्त साधन की प्राप्ति हो। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6, निम्न में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हर विशिष्ट मामले में मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार किया जा सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। तो इसमें इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण एक ऐतिहासिक मामला था जिसने वर्ष 1975 से 1977 तक भारत में आपातकाल लागू किया था। इस मामले में संविधान ने कई अभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाए, जैसे कि इसका मूल ढांचा, न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की शक्ति,
राज्य के 3 अंगों का पृथक्करण, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका के कार्य, कानून का शासन और न्यायिक समीक्षा, और अंत में राजनीतिक न्याय। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, किस विषय में संशोधन करने के लिए केवल संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार में। संविधान के ज़्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। कुल सदस्यता का अर्थ सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है, फिर चाहे इसमें रिक्तियां या अनुपस्थिति हों। संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता हमें मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबद्ध नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, और सेकंड, राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, इसमें धन विधेयक पेश नहीं किया जाता, क्योंकि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है, और राज्यसभा को मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पास करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे 2 कथन दिए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरे को कारण कहा गया है, तो आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अभिकथन, मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खोते ही त्यागपत्र दे देती है। कारण, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। कैसे? प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा का सदस्य होता है। किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, परंतु उसे 6 माह के पश्चात पद छोड़ना पड़ता है, और यदि इस बीच यह दोनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचित ना हो जाए। मंत्रिपरिषद जो होती है हमारी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः उसके लिए यह जरूरी है कि लोकसभा का विश्वास खोते ही वह पद त्याग कर दे। प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है, परंतु राष्ट्रपति चूंकि प्रधानमंत्री की मंत्रणा से ही ऐसा कर सकता है, अतः यह शक्ति वास्तव में प्रधानमंत्री को ही प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से संसद के कार्य हैं। तो पहला विधि निर्माण, दूसरा कार्यपालिका पर नियंत्रण, और तीसरा सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही हैं। तो भारतीय संसद का कार्य विधान बनाना, मंत्रणा देना, आलोचना करना और लोगों की शिकायतों को व्यक्त करना तथा कार्यपालिका के कार्यों को शासित करना है। यद्यपि वे संसद की ओर से ही शासन करती है। कार्यपालिका को विधायी और वित्तीय प्रस्ताव तैयार करने, उन्हें संसद के समक्ष रखने और स्वीकृत नीतियों को संसद द्वारा किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा किए बिना कार्य रूप देने का लगभग असीमित अधिकार प्राप्त है। तो संसद को सूचना प्राप्त करने, चर्चा करने, छानबीन करने और कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर जनप्रतिनिधियों की स्वीकृति की मोहर लगाने की असीम शक्तियां प्राप्त हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसद का जो कार्य होता है सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका पर राजनीतिक नियंत्रण रखना होता है, और प्रशासन पर संसदीय निगरानी सुरक्षित रखना होता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में बताना है आपको कौन सा कथन सही है। पहला, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बी, यह सामान्यतः मुख्य विपक्षी दल का सदस्य होता है। सी, यह नए लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है। यह आम चुनावों के बाद गठित लोकसभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा की पहली बार बैठक आमंत्रित की जाती है
तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर देता है। सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को इस हेतु चुना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है, जिससे कि नए सदस्य शपथ आदि ले सकें और अपना अध्यक्ष चुन सकें। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मूल अधिकारों के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। बी, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं। नेक्स्ट, इसे नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, या फिर ये सही। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये मूल अधिकार जो होते हैं हमारे, ये नकारात्मक हैं, जैसा कि राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। ये न्यायोचित होते हैं, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है और इनका उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। इनका उद्देश्य देश में ये कानूनी रूप से मान्य हैं, ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार ये वैयक्तिक हैं और इनको लागू करने के लिए किसी विधान की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः ही लागू हो जाते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों को प्राप्त है? त्वरित सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, शांति का अधिकार या अवसर का अधिकार। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शांति का अधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। उच्चतम न्यायालय ने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही शांति के अधिकार को शामिल किया है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा राज्यों का गठन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो चलिए देखते हैं। 14 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले नागालैंड का गठन किया गया, फिर हरियाणा का, फिर सिक्किम का। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय मूल के व्यक्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इनके पास विदेशी नागरिकता होती है, इनके पूर्वज भारतीय नागरिक थे, इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, इन्हें भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। तो भारतीय मूल का व्यक्ति कौन होता है? तो आपको बता दें कि एक व्यक्ति जो स्वयं अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक है और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता धारण करता है तथा जो विदेशी पासपोर्ट धारक है, उसे भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फजल अली आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए, पहला, इसका गठन वर्ष 1953 में राज्यों के पुनर्गठन पर सलाह देने के लिए किया गया था। बी, इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। तो देखिए, जब आंध्र प्रदेश के निर्माण हुआ भाषा के आधार पर, तो और राज्यों ने भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठाई। इस कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके अन्य 2 सदस्य थे KM पर्रिकर और HN कुंजरू। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है? ऑप्शन ए, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, लोक स्वास्थ्य में सुधार, सी, सहकारी समितियों का गठन, डी, पर्यावरण का संरक्षण।
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहकारी समितियों का संगठन। तो आपको बता दें कि सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना गांधीवादी विचारधारा पर आधारित थे, जबकि गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, लोक स्वास्थ्य में सुधार सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित है और पर्यावरण का सिद्धांत उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन से निर्वाचन आयोग के कार्य हैं? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, सेकंड निर्वाचन की तिथि का निर्धारण करना, निर्वाचन से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी की नियुक्ति और फोर्थ निर्वाचक नामावली तैयार करना। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता है? पहला लिखित संविधान, दूसरा आपातकालीन प्रावधान, तीसरा अखिल भारतीय सेवाएं या डी नागरिकता। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लिखित संविधान। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता आदि। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही कोट का आपको उत्तर देना है। कथन ए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है। कथन आर, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसके तहत वह केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। इन्हें आधिकारिक पाए जाने पर गैर विधिक, गैर संवैधानिक और अवैध घोषित किया जा सकता है। तदुपरांत इन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यद्यपि भारतीय उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा सीमित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब राज्य में किया गया और वस्तुतः केरल में, राजस्थान और तमिलनाडु में भी राष्ट्रपति शासन लगाए गए। तो केरल में आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया 1956 में और राजस्थान में आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया 1967 में और तमिलनाडु में आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया 1976 में। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा अध्यक्षों का कार्य उनके कार्यकाल के अनुसार सही अनुक्रम बताना है आपको। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो पहले जो थे हमारे बलराम झाखड़ थे, फिर रवि राय थे, फिर शिवराज पाटिल और पीए संगमा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23, किस अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को किस प्रधानमंत्री के काल में लागू किया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। तो वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य वीपी मंडल की अध्यक्षता में किया था। अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों की शैक्षणिक
एवं सामाजिक स्थिति की जांच करने हेतु उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था की थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और 3747 जातियों की पहचान की जो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। कथन ए, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। कारण, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में नहीं। तो आपको बता दें कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। कठोर संविधान वह होता है जिसमें भारतीय संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे संविधान को कठोर कहा जाता है। और लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। और हमारे भारतीय संविधान में इन दोनों तत्वों का ही समावेश है। इसलिए इसी संदर्भ में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। नेक्स्ट, संसद में संविधान संशोधन शक्तियां निहित हैं तथा वे संविधान में किसी भी प्रावधान को जोड़कर, समाप्त कर या संशोधित करके इसमें संशोधन कर सकती है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। आपको सही मैचिंग करना है कि इसमें से सही मैच कौन सा है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 99 संविधान संशोधन अधिनियम, 61 संविधान संशोधन अधिनियम और 104 संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 106वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं की सीटों से आरक्षण था। 104वां जो संविधान संशोधन था हमारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित था। 99वां संविधान संशोधन जो था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में था। और 61वां संविधान संशोधन मताधिकार की आयु में संशोधन से संबंधित था। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। निर्देशक तत्व का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और दूसरा, यह राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों ही करेक्ट हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, इस अनुच्छेद के तहत की गई उद्घोषणा की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। बी, इसके तहत की गई उद्घोषणा को किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। इस उद्घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। एक बार स्वीकृत होने के बाद इसे अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये गलत है। राष्ट्रपति यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है और इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में नंबर 29 कौन से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम है। पहला, विधानसभा का विघटन, मंत्रिपरिषद को भंग करना और संबंधित उच्च न्यायालय के शक्ति में कमी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों तो हो जाते हैं लेकिन उच्च न्यायालय की शक्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। पहला, विधि के समक्ष समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, डी, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है,
इसके वेतन व भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय आपातकाल के समय इनके वेतन को कम नहीं किया जा सकता। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन व भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, लेकिन वित्तीय आपातकाल के समय इनको कम किया जा सकता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कौन से संविधान के मूल ढांचे में सम्मिलित किए गए हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही सम्मिलित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में आपको विचार करना है। तो पहला है संविधान में परिभाषित संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। सेकंड, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाअभियोग में भाग लेने के लिए अर्हत नहीं होते हैं। इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बताते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसे महाभियोग चलाकर पद से हटाया जा सकता है, लेकिन संविधान का उल्लंघन वाक्यों को परिभाषित संविधान में नहीं किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है। और संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था इस अभियोग में भाग ले सकते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न कथनों में से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जी हाँ, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तो ये गलत है, क्योंकि निर्वाचन आयोग जो है हमारा एक संवैधानिक संस्था है और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया, इसलिए ये हमारा हो गया गलत। नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा प्राप्त है। उसे उसके पद से उसी रीति व उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अर्थात उन्हें दुर्व्यवहार व अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, इसलिए वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। साथ ही संविधान में इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 3 करेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखे 35 क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम कल को देखते हैं। प्लीज़ आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।